फाइनल डिग्री नहीं आई थी यूनिवर्सिटी से, तो मैंने अपनी जो प्रोविजनल डिग्री थी वही दी थी उनको एप्लीकेशन के लिए। सो मेडिकल बुक करवाते वक्त मैंने उनसे पूछ लिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लेके जाने हैं और कौन कौन से टेस्ट मेरे होंगे, क्या उसमें मुझे किसी तरह की फास्टिंग की जरूरत है। उनके अगर अकाउंट से पार्ट्स में अगर फीस पे करते हो तो आप टीसीएस को अवॉइड कर सकते हो। मैंने कोई टीसीएस पे नहीं किया था। और मेरा नाम है आस्था और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे पूरे वीजा प्रोसेस के बारे में कि आईएल्स का एग्जाम क्लियर करने के बाद से लेके मेरा पीपीआर आने तक क्या क्या चीजें मैंने करी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए, कैसे कैसे मैंने अपने डिसीजंस लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला डिसीजन जिसने हमारी पूरी रातों की नींद उड़ा दी थी वो था कॉलेज सिलेक्शन। तो मैं कोई ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करना नहीं चाहती थी जिसके लिए मुझे बाद में कोई रिग्रेशन हो। मैं अपने सारे ऑप्शंस को इक्वली इवेल्युएट करना चाहती थी, जबकि मेरे माइंड में ये बहुत क्लियर था कि मुझे अपना करियर आगे हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में ही परस्यू करना है। और साथ के साथ मुझे अगर 2 साल का प्रोग्राम मिल जाए और उसमें इंटर्नशिप भी मिल जाए तो दी बेस्ट है। आफ्टर ऑल आप इतने पैसे लगा रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए और उसके लिए आपको क्या चाहिए ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो मेरे माइंड में भी ये चीज बहुत क्लियर थी। मैंने अपने सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया तो किसी में मुझे 1 साल का प्रोग्राम मिल रहा था, किसी में 2 साल के साथ मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी। तो सीबीयू वाज दी ओनली ऑप्शन आई वाज हैविंग कि हाँ यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे 2 ईयर प्रोग्राम प्लस मुझे इंटर्नशिप मिल रही थी, इसीलिए मैंने सीबीयू को चूज किया। सीबीयू के अलावा मैंने कहीं और एप्लीकेशन अप्लाई करी ही नहीं थी, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी जो एप्लीकेशन फीस भी रहती है वो भी 80 कैट से 150 कैट्स के बीच में रहती है और दैट मीन्स अ लॉट। अगर मैं 2 या 3 जगह पे अप्लाई करूंगी तो मेरा हो जाएगा कम से कम 15-20 हजार रुपए का टोटा, जो मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के एक ही जगह अप्लाई की थी, यहीं पर मैंने अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बनाई थी। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो थे इनको दिए थे। एप्लीकेशन के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें मेरे 10th 12th की डीएमसी थी, मेरा पासपोर्ट था, एक पूरा अपडेटेड सीवी था जिसमें मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर मैंने लिखा था कि कहाँ से मैंने 10th से पढ़ाई करने के बाद अब तक मैंने क्या क्या किया है। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन की हर सेमेस्टर की जो मार्कशीट थी वो मैंने सेपरेटली स्कैन करके अपलोड की थी। तब तक मेरे पास मेरी फाइनल डिग्री नहीं आई थी यूनिवर्सिटी से, तो मैंने अपनी जो प्रोविजनल डिग्री थी वही दी थी उनको एप्लीकेशन के लिए। मीनवाइल मैंने जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए थे, जो भी जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट का प्रोग्राम मैंने किया था और मार्केटिंग का प्रोग्राम किया था, उसके सर्टिफिकेट्स मैंने अपलोड किए थे। मेरे पास सर्टिफिकेशंस ऑफ मेरिट थे जो मेरे स्कोर्स के बेसिस पे थे, वो मैंने उनको दिए थे। जहां मैंने इंटर्नशिप की उसका जो सर्टिफिकेट था वो मैंने उन्हें दिया था। उसके बाद मैंने जहां नौकरी की उसका जो एक्सपीरियंस लेटर था वो दिया था। और देन मैं जहां पे उस टाइम पे करंटली जिस कंपनी में जॉब कर रही थी उसका एक करंटली वर्किंग सर्टिफिकेट था कि हाँ मैं इस पोजीशन पे इतने से अब तक काम कर रही हूँ, वो मैंने दिया था। सो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इजी थे, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया हो। इसी के साथ मैंने अपनी पूरी एप्लीकेशन जो है अपलोड की थी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। लगभग 1 महीना लगा, उसके बाद मुझे वहां से ऑफर लेटर रिसीव हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप था जो हमने अचीव किया था। असली स्ट्रगल उसके बाद शुरू होता है। सो ऑफर लेटर जब मैंने अच्छे से पढ़ा उसमें स्पेशली उन्होंने लिखा हुआ था कि आप जितनी जल्दी अपनी फीस सबमिट करेंगे उतनी जल्दी वो आपकी जो सीट है वो रिजर्व कर देंगे। तो मैंने अपनी फीस का कुछ पोर्शन उसके बाद ही पे कर दिया, सो दैट मेरी जो सीट है वो रिजर्व हो जाए। एंड लेटर ऑन फिर मैंने फोकस किया मेरी जीआईसी पे कि मुझे कौन से बैंक के साथ अपनी जीआईसी अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है। साथ के साथ जो मेरे और डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें मुझे जो मेन इशू आ रहा था वो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आ रहा था, जिसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था। इस वजह से मेरा प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो रहा था, बट पैरेलली मैंने अपना जीआईसी का काम और उसकी रिसर्च शुरू कर दी थी कि मुझे कौन से बैंक के साथ अपनी जीआईसी ओपन करवानी है। मैंने वो उसकी में ट्रांजेक्शन्स करी, जो 10,000 हम जीआईसी ओपन 10,000 कैनेडियन डॉलर्स हम जीआईसी जो पे करते हैं वो मैंने पे कर दी। देन उसके बाद मैंने अपनी मेडिकल की डेट बुक करी कि मेडिकल मुझे करवाना था। देन मैंने साधु वासवानी में जो न्यू दिल्ली में है वहां पे अपना मेडिकल बुक करवाया। सो मेडिकल बुक करवाते वक्त मैंने उनसे पूछ लिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लेके जाने हैं और कौन कौन से टेस्ट मेरे होंगे, क्या उसमें मुझे किसी तरह की फास्टिंग की जरूरत है या नहीं है। ये सारी डिटेल्स मैंने उनसे ले ली थी। तो चलिए एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो मेडिकल के टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपना कॉलेज का ऑफर लेटर लेके आइएगा, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आइएगा और साथ ही साथ अपने पासपोर्ट की फ्रंट एंड लास्ट पेज की एक फोटोकॉपी लेके आना अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं डिमांड किए थे। कोई फास्टिंग की जरूरत भी नहीं थी उनसे। मैंने क्लियरली पूछ लिया था कि कोई फास्टिंग तो नहीं चाहिए, उन्होंने कहा नहीं कोई फास्टिंग नहीं चाहिए। देन आई आस्क्ड देम कि कौन कौन से मेरे टेस्ट होंगे। टेस्ट की लिस्ट देख लेते हैं। सो टेस्ट होना था HIV 1 and 2, हेपेटाइटिस B एंड VDRL यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे होना था,
एंड देन सीरम क्रिटेनिन, और एक फाइनल जो फिजिशियन के साथ आपकी कंसल्टेशन रहती है वो होनी थी। और इन सब के बाद जो एक फाइनल चार्ज उन्होंने मुझे बताया था दैट वाज 6300 इंडियन रुपीज, और मैंने इतना ही वहां जाके पे किया था। एंड देन दे टोल्ड मी कि आपका जो टेस्ट का और पूरा जो रिजल्ट होगा मेडिकल का वो आपको नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपके वीजा ऑफिस में भेज दिया जाएगा। तो मैंने कहा था ठीक है। जो चीज उन्होंने मुझे वहां पे प्रोवाइड की थी वो था 2 बिल्स दिए थे उन्होंने मुझे, मेडिकल बिल्स प्लस एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, जो तीनों चीजें मुझे इकट्ठी अपनी वीजा फाइल में आगे अपलोड करनी थी। मेडिकल होने के बाद, जीआईसी होने के बाद मैंने अपनी पेंडिंग फीस जो थी वो भी आगे सबमिट कर दी। अपने दोनों ही पोर्शंस में जो मैंने फीस सबमिट की थी उसकी रिसीप्ट मैंने मंगवा ली थी अपने एजेंट को बोल के। सो ये सब मिलने के बाद वी वर ऑल रेडी टू गो फॉर दी वीजा डॉक्यूमेंट्स। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ टीसीएस के बारे में। सो टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो ये होता क्या है, ये एक तरीके से टैक्स आपका कटता है जब आप अपने एक अकाउंट से 7 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो, तो गवर्नमेंट आपका टैक्स काटती है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो मैंने किया था वो ये किया था कि जैसे मेरी अकाउंट, मतलब मेरी जो फर्स्ट पोर्शन था फीस का वो मेरे अकाउंट से चला गया, तो अगर जीआईसी थी वो मैंने अपने फादर के अकाउंट से ट्रांजेक्शन करवाई थी, जो बाकी की पेंडिंग फीस थी वो मैंने अपने ब्रदर के अकाउंट से ट्रांजेक्शन करवा रही थी। कुछ ऐसा आपका ब्लड रिलेशन उनके साथ होना चाहिए। आप उनके अगर अकाउंट से पार्ट्स में अगर फीस पे करते हो तो आप टीसीएस को अवॉइड कर सकते हो। मैंने कोई टीसीएस पे नहीं किया था और मैंने ऐसे ही अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स करवाई थी। सो इट वाज वेरी सिंपल फॉर मी। और इन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए मैंने पूरी रिसर्च की थी कि मेरे लिए क्या सही है। बैंक्स में जाके मैंने रेट्स चेक किए थे, और भी बहुत लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए। देन मुझे मेरी फ्रेंड से ही कहीं पे एक रेफरेंस मिला था एबिक्स कंपनी का। उनके जो कंसल्टेंट थे उन्होंने मुझे हेल्प किया। उन्होंने मुझे अर्ली मॉर्निंग जो करंट रेट चल रहा था उस टाइम पे कनेडियन डॉलर्स का, उसके थ्रू ट्रांसफर करके जो फुल एक ब्रेकअप दे दिया था कि आपको ऐसे ऐसे पे करना है। मैंने पे किया, प्रोसेस बहुत स्मूथ था। उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ही रिसीट दे दी थी कि हाँ ये लो ऐसे ऐसे पेमेंट हो जाएगी। तो कोई ऐसा कुछ, मतलब ट्रस्टेड वे में मैंने अपनी पूरी फीस पे करवाई थी उस थर्ड पार्टी के थ्रू। दैट वाज अ कंपनी कॉल्ड एबिक्स। मेरे लिए वो चीज बहुत स्मूथ थी एंड इट वाज वेरी गुड फॉर मी। तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है उसके साथ। सो अब हम एक बार बात कर लेते हैं वीजा डॉक्यूमेंट्स की। वीजा डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए उसमें आपकी। यही चीजें हैं और यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आगे जाके आपकी फाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो वीजा डॉक्यूमेंट्स में जो मैंने दिया था, हमारा ओरिजिनल पासपोर्ट रहता है वीजा डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहती है, एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिसे हम ऑफर लेटर भी बोलते हैं, जो हमें हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिलता है, वो आप उसमें लगाते हैं। 1 ईयर कॉलेज की फीस रिसीट। तो अगर आप अपना वीजा एसडीएस कैटेगरी में फाइल कर रहे हैं तो आपको 1 साल की फीस जो है वो पे करनी होती है, और उसकी जो फीस रिसीट होती है वो मैंने लगाई थी। देन मेरी जीआईसी सर्टिफिकेट था वो मैंने लगाया था। अगर आपको जीआईसी के बारे में कुछ भी जानना है, और मैंने सारे बैंक्स को कंपेयर करके एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं। देन मेरे जो मेडिकल सर्टिफिकेट था जो मुझे साधु वासवानी से मिला था, और जो बिल्स की उन्होंने मुझे फोटोकॉपी दी थी, और ओरिजिनल जो बिल्स थे उसकी फोटोकॉपी मैंने लगाई थी अपनी वीजा फाइल में। देन आईएल्स का स्कोर कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन आपके एकेडमिक्स रहते हैं, 10th 12th कॉलेज की डिग्री, तब तक मैंने अपनी फाइनल डिग्री भी ले ली थी, वो मैंने लगा दी थी, हर ट्रांसक्रिप्ट को लगाया था। और अगेन जो मेरे ट्रेनिंग्स जो मैंने ली थी वो भी मैंने लगाई थी अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के, दैट आई वाज अ गुड कैंडिडेट ओवर देयर इन माय यूनिवर्सिटी। एंड देन करंटली वर्किंग सर्टिफिकेट कि आप देन मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाया कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैंने अपने उस गैप में क्या किया, जो मेरा 3.5-4 साल का गैप था उसमें मैंने क्या किया। देन जिस कंपनी में पिछली मैंने कंपनी में काम किया उसका एक्सपीरियंस लेटर लगाया, अपॉइंटमेंट लेटर लगाया, जिसमें मैं अब जिस कंपनी में काम कर रही थी उसका अपॉइंटमेंट लेटर था, 3 महीने की मेरी पे स्लिप थी, मेरा उस ऑफिस का आईडी कार्ड था। देन पूरा करंटली वर्किंग का, देन अगेन मैंने उस डेट के अकॉर्डिंग उनसे करंटली वर्किंग सर्टिफिकेट लिया, वो मैंने वहां पे लगाया। देन मैंने अपने फादर और अपने हस्बैंड की 3 साल की आईटीआर लगाई थी अपनी फाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि फंड्स एक इशू ना रहे। तो मैंने पूरी एक सीए रिपोर्ट बनवाई थी, वो मैंने उसके अंदर लगाई थी। देन मेरा मैरिज सर्टिफिकेट जिसकी वजह से हमने बहुत स्ट्रगल किया था, वो मैंने उसके अंदर लगाया था। सो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी फाइल में लगाई थी वो थी मेरी एसओपी, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो ये हम लोग सब लोग सुनते हैं कि आपकी एसओपी स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, जिसमें आप अच्छे से जस्टिफाई करते हो कि आप बाहर पढ़ने क्यों जाना चाहते हो, आपकी पिछली लाइफ कैसी रही है, कहाँ का आपने जॉब किया है, अगर आप प्रोग्राम चेंज कर रहे हो अपना तो आप क्यों वो चेंज कर रहे हो, कैसे आप अपनी लाइफ को और अपने करियर को उससे रिलेट करते हो, अगर आप सेम उसमें परस्यू कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपको इंटरनेशनल हेल्थ क्यों पढ़ना है। जैसे मैं अपने केस के बारे में बताऊं तो मुझे इंटरनेशनल हेल्थ पढ़ना था, मुझे वो क्यों पढ़ना है, उस चीज को मैं अपनी कंट्री में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन
दे सकती हूँ, मैं बाहर पढ़ने क्यों जाना चाहती हूँ, वापस आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लोज होता है कि कंट्री में आपको अपनी वापस आना है। तो मैंने कुछ ऐसी कंपनीज हाईलाइट की थी जो मेरे ड्रीम हॉस्पिटल्स थे इंडिया में, जिनमें मैं वाकई जॉब करना चाहती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो सब कुछ मैंने अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि हाँ, तो जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी वीजा फाइल में लगाए हैं, प्लस मैंने जो भी अपनी एसओपी में लिखा है, उसको लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, इससे अच्छी वीजा फाइल मैं अपनी नहीं लगा सकती। मैंने अपनी मेहनत को, जो मैंने आज से ही नहीं काफी सालों पहले से करनी शुरू कर दी थी, वो मैंने पूरा अब अपना उनके डॉक्यूमेंट्स को क्लब करके ये अपनी वीजा फाइल में लगा रही हूँ। तो उस चीज का मुझे कोई डाउट नहीं था कि हाँ, कोई एक भी पॉइंट मैं वीजा ऑफिसर को दे दूं कि भाई इस वजह से मेरा जो है वीजा रिजेक्शन आ जाए। तो मैं खुद उसको लेके बहुत कॉन्फिडेंट थी, जो कि सब बच्चों को उसके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके मैंने अपना वीजा फाइल किया था 28 सितंबर को। उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे ही बायोमेट्रिक इंडक्शन लेटर मुझे मिल गया था, जिसको लेकर मैंने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट बुक की थी। इस चीज में मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं रोज जो है वो स्लॉट्स चेक करती थी, अवेलेबल नहीं आते थे। तो कभी आप लोगों को पता ही, हम कंट्री की कभी किसी दूसरे कोने में जाके अपने बायोमेट्रिक्स करवाते हैं। बट एक शाम मैंने ऐसे ही लॉग इन किया था, तो मुझे नेक्स्ट डे का ही न्यू दिल्ली का ही बायोमेट्रिक्स की डेट मुझे अवेलेबल मिल रही थी। मैंने इमीडिएटली उसे बुक किया और वहां पे शिवाजी पार्क जो मेट्रो स्टेशन है, वहां जाके मैंने अपने बायोमेट्रिक्स करवा लिए। सेम डे मेरे बायोमेट्रिक्स अपडेट हो गए। उसके बाद मैंने बहुत लंबा इंतजार किया, मुझे अपनी फाइल में कोई अपडेट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत एंग्जाइटी भी हो जाती थी कभी कभी कि मैंने जॉब छोड़ दी है अपनी, कि मैंने कुछ जल्दी तो नहीं ले लिया डिसीजन, क्या आएगा रिजल्ट, या फिर मेरे को कहीं डेफर तो नहीं करवाना पड़ेगा। जो बहुत सारे आपके माइंड्स में बंडल ऑफ थॉट्स जो है वो चलते रहते हैं। वो मेरे साथ भी सेम चीज हो रही थी। देन एंड में मेरा 8 ऑफ दिसंबर को जाके मेडिकल अपडेट हुआ, रिव्यू स्टार्ट हुआ। जनरली मेरे टाइम पे ये हो रहा था कि जिस दिन मेडिकल अपडेट हो रहा था उसी दिन ही आपका रिव्यू स्टार्ट होकर रिजल्ट आ रहा था। देन मैं पूरी रात, मैं और मेरे हस्बैंड पूरी रात हम लोग नहीं सोए थे। वी वर लाइक, वी यूज्ड टू सी ईच अदर लाइक कि हाँ अब आएगा, हाँ अब आएगा। पर इट वॉज अ लॉन्ग वेट। उसके बाद भी मेरे फाइल में कोई अपडेट नहीं आया उस दिन। अगेन वी वर बोथ ऑफ अस वर वेरी डाउन कि क्या होगा, कैसे होगा, डिलेमा जो रहता था। देन आफ्टर दिस मेरा जो 15 ऑफ दिसंबर को था मेरा रिजल्ट आया, और वो एक ही दिन था जिस दिन सुबह उठ के मैंने अपना फोन चेक नहीं किया था कि नहीं मैं अब डिसअपॉइंट होंगी अगर मेरे पास कोई ईमेल या मेरा PPR नहीं आया होगा, तो या कोई रिजल्ट नहीं आया होगा तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगी। उस दिन मैंने चेक नहीं किया, तो उन्होंने चेक किया, तो देन ही टोल्ड मी कि हाँ आपका PPR आ गया है। तो 15 ऑफ दिसंबर को मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया था, 28 सितंबर को मेरी फाइल लगी थी। ये जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग इस चीज को एक्सपीरियंस भी कर रहे हो। ये कहना सुनना बहुत आसान होता है, लेकिन जो बच्चा इस चीज पे गो थ्रू कर रहा होता है, जो इस चीज के लिए मेहनत कर रहा होता है, उसको पता है कि इसका वेट करना और इसके लिए एक एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, ये हम लोग ही जानते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ। जब भी हम अपनी फाइल के लिए, जब भी हम किसी एजेंट को मिलते हैं, तो हमारा एजेंट हमें बहुत सारी चीजें बताता है, बहुत सारे ऑप्शंस बताते हैं कि ये प्रोग्राम लो, आपका इसका स्कोप ज्यादा है, या इसके वीजा रिजेक्शंस के चांसेस कम हैं, या ये प्रोग्राम आगे जाके अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत देगा, या आपके लिए यही सही है। मतलब XYZ बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ कि क्या आपको चूज करना है, आपको आगे जाके क्या पढ़ना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। उसके लिए आप देखो कि हाँ, मेरे को अगर ये मेरा प्रोग्राम है तो मुझे आगे जाके इसी में नौकरी करनी है, या इसके रिलेटेड कोई बिजनेस करना है, व्हाटएवर, वो आपको अच्छे से पता है आपके बारे में कि हाँ दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर मी एंड दिस इज व्हाट आई विल डू। ये बात मैं आपको इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप अपने आप से पूरा ऑनेस्ट होकर कोई डिसीजन ले रहे हो, आपको आपकी कमियां भी पता है, आपको आपकी अच्छाइयां भी पता है, आपको ये पता है कि आप किसमें अच्छे हो, आप किसमें बुरे हो, इन सब चीजों को देख के अब अगर आप कोई डिसीजन आप खुद लेते हो तो आप उसमें और कॉन्फिडेंट होते हो, आप उसमें और अच्छा परफॉर्म करते हो। ये बहुत जरूरी है, लोगों की गाइडेंस बहुत जरूरी है, पर आप डिसीजन जो है वो आपका ही होना चाहिए, हर चीज को नाप तोल के। इस चीज में हम बहुत पैसा लगाते हैं, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही होती है हमारे फ्यूचर के लिए, तो उस चीज में कोई गलती होना ये बहुत, मतलब मैं कहती हूँ बहुत बुरी बात है। तो उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के इस चीज को करना है कि आपको क्या प्रोग्राम्स लेने हैं और आपको कहाँ पे जाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, आप अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हो। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं यूजफुल लगी हो और जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ वो आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।